में मैं अनुरोध करूंगी मीडिया एडवाइजर कांग्रेस की ओर से पीयूष बघेले जी भी हमारे साथ मंच साझा करें। कृपया कर माननीय पीयूष बघेले जी आप मंच पर आए। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी से कि वो इस सत्र का शुभारंभ करें। गर्मा गर्म बहस के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सब का स्वागत है। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं लोकेन पाराशर जी, प्रदेश मंत्री भी हैं, आपका बहुत स्वागत है। आपका पीसीसी में एडवाइजर हैं, मीडिया एडवाइजर हैं पीयूष बघेले जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम चाहेंगे कि सार्थक को चर्चा हो पाए। हालांकि पिछली सेशन में भी कोशिश थी, लेकिन माहौल गर्मा गर्म कई बार आमतौर पे चर्चाओं में हो ही जाता है। लोकेन पाराशर जी, एक सवाल मेरा आपसे, आप मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मीडिया से संबंधित कुछ सवाल इस सेशन में प्रमुखता से रहें। हम देख रहे हैं कि इस बार का चुनाव हो या पिछला भी कोई चुनाव हो, उसमें अब का जो दौर है उसमें मीडिया ज्यादा टारगेट रहता है। तो मीडिया के टारगेट होने की ये कोई खास वजह है? क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं आऊंगा आपका बघेले जी, लेकिन मीडिया के टारगेट होने की कोई खास वजह आपको लगती है? मुझे लगता है कि एक प्रबुद्ध तरीके से विषय को लेना चाहिए, राजनीतिक तरीके से नहीं लेना चाहिए। डिटोरिएशन समाज के हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा हुआ है, चाहे वो समाज का कोई भी अंग हो, राजनीति हो, मीडिया हो, वकालत हो, चिकित्सीय पेशा हो, थोड़ा थोड़ा डिटोरिएशन सब जगह हुआ है। इस कारण से जो परिस्थिति आज बनी है, मुझे याद है कि जब हम लोग जर्नलिज्म किया करते थे तब खबर प्रधान होती थी और स्थिति ये होती थी कि संपादक डमी लौटा देता था कि इससे ज्यादा विज्ञापन लगेगा नहीं। लेकिन आज पूंजी प्रधान है और पूंजी की प्रधानता जब भी आती है किसी भी व्यवस्था में आए तो वहां विकृतियां उसके साथ साथ चलती हैं। और इसलिए राजनीति भी एक प्रकार से वोट के लाभ का काम है। तो वोट के लाभ के लिए राजनीति के लोग भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, मैं मतलब खुले में बोलता हूं, अपने अपने प्रकार से अधिकतम लाभ कैसे मिल सकता है इसके लिए प्रयोग करते हैं, अपेक्षाएं भी रखते हैं। अपेक्षाएं पूरी भी होती हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन कुल मिला के ये जो क्षरण आ रहा है समाज की व्यवस्था में, उसके कारण से ये चीजें खड़ी हो रही है। पीयूष बघेले जी, सेम सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। क्यों ऐसा है कि मीडिया, खासतौर से जो पत्रकार हैं, वो टारगेट पे रहते हैं? क्यों आपको लगता है कि एक वर्ग पत्रकारों का इस तरफ है और एक वर्ग पत्रकारों का इस तरफ है? मित्र, पहली बात तो है कि मैं भले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से आपके बीच हूं, लेकिन 25 साल पत्रकारिता की है तो मैं पत्रकार ही अपने आप को मानता हूं। और ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि सिर्फ जो भैया ने बात कही मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। पत्रकारिता का एक सबसे बड़ी चुनौती है जो हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। अगर वो माली तौर पर अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी तो इनकी सरकार के या मेरी सरकार के या कॉरपोरेट्स के भरोसे वो नहीं रहेगी। तो उसे जिससे विज्ञापन लेना है, और हम सब देख रहे हैं, तो उसका शिकंजा उसके ऊपर बहुत कस जाता है। और दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि पहले तो बाहर से अंकुश लगाया गया, लेकिन फिर हमारे कुछ पत्रकार भाई भी जिन चीजों पे पहले हम लोग शर्मिंदा होते थे उन पे फख्र करने लगे। जब तक मैंने पत्रकारिता की तो हमें तो नेता नोटिस भेजता था तो लगता था कि कोई हमने काम किया, लेकिन अब नेता के हाथ से अवार्ड लेने में पत्रकार उसके साथ फोटो खिंचाने में गर्व महसूस करने लगे। ये पत्रकार बिरादरी में भी थोड़ी सी चूक हुई है। और सबसे बड़ी फैसला करने वाली तो जनता होती है। आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठी हूं, जनता साफ बता देगी ये तो भाई इस तरफ झुक गए, ये तो उस तरफ झुक गए। तो इस झुकाव से बचने की तो थोड़ी जो मेरुदंड है हमें अपना मजबूत करना पड़ेगा। आप दोनों में एक समानता ये भी है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दोनों ही पत्रकार रहे हैं और अब दोनों ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो ये संतुलन भी शायद इस मंच में बेहतर संतुलन है कि पत्रकार भी हो और राजनीतिक दलों से अलग अलग जो जुड़ाव रखते हैं वो भी। एक सवाल मेरा ये है कि हम इन दिनों देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी स्प्रेड होती हैं, वो चाहे आपकी पार्टी की बात करें या आपकी पार्टी की बात करें, जिन्हें शायद सेंसर किया जा सकता है। जब हम एक बतौर अखबार में संपादकीय तौर पे एडिट करते हैं कोई चीज़ या टेलीविज़न की बात करें तो उसमें एक
जरिया होता है एडिट होने का, या उसका जो भी तरीका आप संपादन हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में एज इट इज बहुत सारी चीजें आप लोगों के जो अधिकृत हैंडल हैं उनसे हट जाती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे गलत मैसेज भी जाता है कि कहीं ना कहीं सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो सूचना से ज्यादा और भी बहुत कुछ हो गया है? शरद जी, आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है और मैं कई बार मित्रों से कहता हूं कि सोशल मीडिया को क्या एंटी सोशल मीडिया बोला जाए? जो आज परिस्थितियां जिस प्रकार की खड़ी हुई हैं, कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ऐसा लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जिसमें सूचनाओं का बाढ़ तो बहुत है पर सूचनाओं की क्वालिटी नहीं है। मुझे याद है कि पीयूष जी को भी याद होगा, जब हम लोग पत्रकारिता शुरू किए थे तब हमारे संपादक कहते थे कि अगर दो समुदायों में झगड़ा हुआ है तो समुदायों का उल्लेख नहीं करना है। दो समुदायों में झगड़ा हुआ, एक समुदाय ने पत्थर फेंका, दूसरे ने ये किया। दो जातियों में झगड़ा हुआ है तो भी जातियों का उल्लेख नहीं करना है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज ये समाचार पत्रों में भी इसका प्रभाव दिख रहा है, टीवी चैनल्स पे भी दिख रहा है कि बलात्कार किस जाति की बेटी से हो गया है उसके हिसाब से खबर की नापतोल हो रही है। अब ये सोशल मीडिया का प्रभाव कैसे है? सोशल मीडिया का प्रभाव आपके टीवी चैनल पे भी है, सोशल मीडिया का प्रभाव सवेरे की हेडलाइन में भी है। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है, 80% सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और मुझे लगता है किसी न किसी संस्था को, किसी न किसी व्यवस्था को देश में आगे आके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे आके इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम बनना चाहिए, क्योंकि आप और हम जो इस देश के बारे में, समाज के बारे में चिंतन करते हैं, इस समाज में सद्भाव रखना चाहते हैं, उन सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है पीयूष जी भी सहमत होंगे इस बात से। और ये जिम्मेदारी केवल राजनीतिक दलों की नहीं है, ये जिम्मेदारी आजकल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई है उसकी भी है। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित अगर जिम्मेदार हाउस भी करने लगेंगे तो ये तकलीफ बढ़ने वाली है। मुझे लगता है इसे रोकना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? ये सवाल ये इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि 80% में ये बात है कि जो नेगेटिव है या गलत खबर है वो स्प्रेड हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया ही आज की सबसे बड़ी ताकत है। कहीं ना कहीं एनालिसिस इस आधार पर भी होता है। मुझे याद है कि लास्ट का 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी में कुछ जो टिकट हैं वो अनाउंस किए गए। देवाशीष जरारिया शायद सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर के तौर पे थे, उस वक्त में काफी ज्यादा फेमस थे और ये कहा गया, इसका आधार हो सकता है इंटरनली पार्टी का कुछ और रहा हो, लेकिन जो बात बाहर निकल के आई उसमें ये था कि सोशल मीडिया में, क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा असर रखते हैं, इस आधार पर उनका टिकट फाइनल किया गया था। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आप बता दीजिए। और मेरा सवाल ये है कि क्या ये वाकई में इतना असरदार है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता? सोशल मीडिया को इग्नोर करने के बारे में तो सोचना भी कठिन है, लेकिन एक बात मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई अफवाह फैलाना चाहता है तो वो बहुत नहीं फैलती है। लेकिन जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति या पार्टी सरोगेट माध्यम से उसको चलवाती है तो उसका असर दूर तक होता है। तो ये दिख रहा है। मैं आपसे माफी के साथ कहूंगा कि आज मेरे पास कई पत्रकार साथियों के सुबह से फोन आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक सूची प्रत्याशियों की जारी हो गई है। कोई पार्टी ने सूची जारी नहीं की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र हैं, प्रवक्ता हैं, मुझे पत्रकारों ने स्वयं बताया कि उन्होंने मुझे ब्रॉडकास्ट किए, वो जिम्मेदार पदों पर रहे, उन्होंने उसे आगे बढ़ा दिया। हो सकता है कभी हमारे एंड पे भी हो, लेकिन जब बड़े आदमी उससे जुड़ते हैं। दूसरा, मैं मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया का देखता हूं कि वो टेलीविजन पर एक वीडियो चलाते हैं या कोई सूचना देते हैं और ये कहते हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तो अगर किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, जबकि ये जो ट्रेनिंग है आपकी भी है कि बिना पुष्टि के कोई चीज मेन स्ट्रीम मीडिया में आ नहीं सकती है, तो उसको एक प्रश्रय मिलता है। वरना तो एक ट्वीट कोई बड़ा नेता करता है, उसके नीचे 100 आदमी उसको ट्रोल करते हैं, गालियां लिखते हैं, वो फैलती नहीं है। सिस्टमेटिक रूप से उसको पोषित किया जाता है। तो कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से इस पे अंकुश कम से कम कि सुनियोजित ना हो, स्पॉन्सर्ड ना हो, उसको काबू करने के बारे में कोई कानून या जो भी समाज व्यवस्था बननी चाहिए। ठीक बात है। तो ये तो पत्रकारिता के कुछ सवाल हो गए, हम राजनीतिक कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव अब बस आ ही गया है, उसमें जो सबसे बड़ा एक मुद्दा बन रहा है वो सनातन का एक बड़ा विषय बन रहा है। आप लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं कि कुछ नेता
कांग्रेस पार्टी की कहीं या उनके जो इंडिया अलायंस बना हुआ है उनकी ओर से कुछ टिप्पणियां आई हैं, उसको कहीं ना कहीं आप लोग विषय बनाते हैं। तो क्या सनातन इस चुनाव का एक बड़ा विषय रहेगा? देखो, सनातन तो ऐसा है कि जिसका आरंभ और अंत दोनों ही कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसको सनातन कहते हैं। जिस व्यक्ति ने ये कहा है वो इंडी गठबंधन का सदस्य है। इंडी गठबंधन ने अभी तक उसका आलोचना नहीं की, उसकी निंदा नहीं की, निष्कासन तो छोड़ दो। इसका मतलब ये माना जाए कि सनातन को कोड़, खाज, एड्स, मलेरिया, डेंगू बताने वाला जो व्यक्ति है उसका समर्थन पूरी कांग्रेस करती है। इसको मानना चाहिए। अगर ऐसी स्थितियां हैं, इससे पहले की डिबेट भी मैं सुन रहा था, एक बड़ी सच्चाई है कि कांग्रेस के माननीय नेता केवल हिंदू समाज को और सनातन समाज को ही नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं। अभी भगवान राम पे बहुत बहस चल रही थी। भगवान राम का मंदिर नहीं बने इसके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया कांग्रेस ने। कितने बड़े बड़े वकील उतारे। छुपा हुआ है क्या किसी से? किसी से नहीं छुपाए। ये कांग्रेस ने की सरकार ने हलफनामा दिया जब राम सेतु उनको तोड़ना था, यूरेनियम चुराना था, इसलिए राम सेतु को तोड़ के वहां से जहाज निकलेंगे एक मंत्री के। इसलिए राम जो है काल्पनिक पात्र हैं, कल्पना शास्त्र के पात्र हैं। ये हलफनामा किसने दिया? कांग्रेस ने। मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल नहीं कर रहा था, लेकिन विषय आया। अभी माननीय पीयूष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने लिस्ट डाल दी। अरे भैया, आपके तो इतने बड़े नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो रावलपिंडी के पुल का फोटो डालते हैं कि भोपाल में पुल में दरार आ गई है। आजमगढ़ की सड़क डालते हैं खुदी हुई कि भोपाल की सड़कें खुद गई हैं। तो ऐसी बातें मैं सोच रहा था कि कुछ और बात होगी इस मंच पे, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल लोग हैं हम लोग तो बात आएगी और आपका भी उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो इस प्रकार की चीजों से बचने की कोशिश करना चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन सोशल मीडिया कोई भी चला रहा हो उसे करना चाहिए। क्या कोई व्यवस्था स्थापित हो सकती है? शरद जी, आप लोग भी प्रयास करो, हम लोग भी प्रयास करेंगे। पीयूष जी, एक सवाल यह है कि आप लोग कहते हैं कि विषय से भटकाने के लिए ये जो बातें हैं वो बीजेपी के लोग कहते हैं, लेकिन इन विषयों में आप लोग उलझ क्यों जाते हैं? क्यों इसके काउंटर में आ जाते हैं और फिर आपका काउंटर ये रहता है कि क्योंकि असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए ये विषय उठाए गए? मैं तो पहले यहां शुरू करूंगा कि 4 महीने पहले मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और राम सेतु को काल्पनिक बनाया है। मैं फिर रिपीट कर, 4 महीने पहले गूगल सर्च करिए, मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा कि राम सेतु काल्पनिक है। अब हम सनातन पे आते हैं। जो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। और दूसरा, आपने जो धर्म का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मूल है कि परहित सरिस धर्म नहीं बाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब इस मध्य प्रदेश में अगर आप सनातन पे आए तो भगवान राजा राम ओरछा में बैठे हैं, उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस मोदी सरकार ने दिया। जो ग्वालियर के पास मंदिर है हनुमान जी का, उसे खाली करने का नोटिस रेलवे ने दिया। महाकाल लोक में कमजोर मूर्तियां बना के महाकाल लोक को खंडित हो जाने दिया, वो इन्होंने किया। कल रात में जब प्रधानमंत्री जी शहर में आने वाले थे, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी थी, तो यहीं एयरपोर्ट के पास जैन मंदिर से भगवान की मूर्तियां चोरी चली गई, जिनका अब तक पता नहीं है ये किसने किया। तो ये सारे काम क्या सनातन धर्म के अनुसार हैं? क्या नर्मदा मैया से जो रेत निकलवा रहे हैं और जो सिद्धा पहाड़ को खोदने की स्कीम बना रहे हैं, ये किस मुंह से सनातन की बात करते हैं? फिर ये चले जाते हैं कि वो तमिलनाडु से आए। अरे जब G20 की मीटिंग की तो जिन नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके पिताजी जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके साथ गले तो मोदी जी मिल रहे थे, वहीं कान में पूछ लेते, यहां पूछने की क्या जरूरत थी? तो ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। ये सनातन से कोई संबंध नहीं है। इस सनातन का जो आपने अर्थ बताया, मैं सहमत हूं, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा वो सनातन है। अब उसमें चाहे पारासर जी कुछ कहें, चाहे बबेले जी कुछ कहें, चाहे आप कुछ कहें, उसका क्या बनना है और क्या बिगड़ना है वो तो शाश्वत है, उसे रहना ही रहना है। जी, आप जवाब देना 2 शब्द आलोचना आप और आपके नेता नहीं कर पाए आज तक उस व्यक्ति की उदयनिधि की कि उन्होंने इतनी गंभीर बात कैसे कही। मैं टोक रहा हूं। कमलनाथ जी ने जवाब देने हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं इस डिबेट को भिंडी बाजार नहीं बनाऊंगा। आप बीच में नहीं बोले, मैंने नहीं बोला। बस आप असत्य। नंबर 1, संविधान में आपने व्यवस्था की कि हिंदुओं के जितने मंदिर हैं उनका पैसा सरकार के पास जाएगा, सरकार तय करेगी कि उनकी व्यवस्था कहां करना है, उसका विस्थापन कहां करना है। आपके लोगों ने संविधान में यह व्यवस्था की कि चर्च का पैसा, मस्जिद का पैसा वो उन्हीं संस्थानों के पास रहेगा, वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं।
अल्पसंख्यक संस्थाएं आरटी के दायरे में नहीं आती हैं। ये व्यवस्था किसने की? हमने की है। ये आपने की है। आपने समाज को बांटा है। आपने सब बातें की हैं। रेत खनन की आपने आप बात की। आप क्या बात करते हो? आपके बहुत बड़े नेता, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, माननीय गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा, उनका बयान मुझे याद है कि रेत का अवैध खनन हमारी सरकार में इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि ये पैसा ऊपर तक जाता है। आज तक आप नहीं बता पाए कि सोनिया जी के पास जाता है, कि राहुल जी के पास जाता है, या कमलनाथ जी पे आता था। ये स्पष्ट आपको करना चाहिए। जी संसद में जवाब जी। गंज बासौदा में पहाड़ खोदने का मामला आया है और वहां के अधिकारी ने कहा है कि ऊपर तक पैसा जा रहा है और विदिशा गोविंद सिंह जी ने कहा था पैसा ऊपर तक जाता है। सोनिया गांधी, मुझे रोकना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों को रोकना पड़ेगा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान सोनिया जी के पास पैसा जाता था रेत खनन का। विष्णुदत्त शर्मा जी आ गए हैं। प्लीज इस सेशन को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप थोड़ी देर मंच पर विराजें और मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण जी को कि वो कृपया कर मंच पर आए। हमारे जो अतिथि हैं माननीय पीयूष बबेले जी और माननीय लोकेंद्र पाराशर जी, आप कृपया कर एक बार मंच पर आएं।